अरविंद केजरीवाल कभी हाईकोर्ट की जमीन पर अवैध कब्जा करके अपनी पार्टी का दफ्तर बनवा लेते हैं तो कभी दिल्ली की अदालतों के बुनियादी विकास का फंड दबा लेते हैं। हर बार हाईकोर्ट को सुप्रीम कोर्ट का चक्कर लगाना पड़ता है। एक बार फिर हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को कड़ी फटकार लगाई और मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने उपभोक्ता मंचों के महिलाओं के लिए पीने के पानी और शौचालय की सहित बुनियादी सुविधाओं की कमी पर दिल्ली सरकार को कड़ी फटकार लगाई। उधर उच्च न्यायालय ने कहा कि सरकार इस तरह की अदालतों पर दबाव नहीं डाल सकती, जिसके कारण उन्हें न्यायिक परियोजनाओं के लिए अपने बजट को मंजूरी दिलाने के लिए उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए मजबूर होना पड़े। दिल्ली हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत PS अरोड़ा की पीठ ने कहा कि राज्य केवल हमारी अदालतों के बजट में कटौती करने में रुचि रखता है। हमने पाया कि एक जानबूझकर अपनाया गया प्रारूप है। हर चीज के वास्ते हमें आदेश के लिए उच्चतम न्यायालय जाना पड़ता है। उपभोक्ता मंच में महिला शौचालय नहीं है। आप जानबूझकर न्यायिक बुनियादी ढांचे के साथ ऐसा कर रहे हैं। हाईकोर्ट की पीठ ने कहा कि अस्पतालों और अदालतों और यहां तक कि जल निकास व्यवस्था सहित प्रत्येक संस्थान के लिए उच्च न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ता है, क्योंकि दिल्ली सरकार से बहुत कम सहयोग मिल रहा है। न्यायाधिकरण अधिकारियों की नियुक्ति नहीं करते। जमीनी स्तर पर काम शून्य है। क्या सभी जिला उपभोक्ता मंचों में महिला शौचालय है? ये मत सोचिए कि आप हमें इस तरह दबा सकते हैं। ऐसा मत कीजिए। जिला मंचों और राज्य आयोग में महिला शौचालय क्यों उपलब्ध नहीं है? कोई इरादा नहीं है। ये बहुत अनुचित है। जिला मंचों में महिला शौचालय न होना बहुत बुरा है। दिल्ली सरकार के वकील ने कहा कि राज्य उपभोक्ता आयोग को शौचालय निर्माण के लिए लोक निर्माण विभाग को आदेश जारी करना होगा बाद में। हालांकि उन्होंने अदालत को आश्वासन दिया कि 3 सप्ताह के भीतर जिला और राज्य उपभोक्ता मंचों में शौचालय और अन्य बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करा दी जाएंगी। उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि दिल्ली सरकार का खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग राज्य आयोग के किसी भी आदेश पर जोर दिए बिना बुनियादी ढांचा प्रदान करेगा। अदालत ने मामले को 23 अप्रैल को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। बिना किसी सबूत और तथ्य के कभी विधायकों की खरीद फरोख्त, तो कभी खुद को गिरफ्तार करवाने की धमकी, तो कभी बीजेपी में शामिल होने का ऑफर मिलने की झूठी कहानी सुना रही आतिशी अब खुद ही मुश्किल में पड़ गई हैं। हाल ही में आतिशी ने बीजेपी पर आरोप लगाया था कि बीजेपी की तरफ से उन्हें पार्टी में शामिल होने का ऑफर मिला है और कहा गया है कि अगर वे शामिल नहीं होती हैं तो उनके साथ राघव चड्ढा, सौरभ भारद्वाज, दुर्गेश पाठक को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आतिशी के इस दावे को लेकर बीजेपी ने उन्हें लीगल नोटिस भेजकर सार्वजनिक रूप से माफी मांगने को कहा, अन्यथा मानहानि का मुकदमा झेलने की चेतावनी दे डाली। बीजेपी ने मामले की शिकायत चुनाव आयोग से भी की थी। अब बीजेपी की शिकायत पर चुनाव आयोग ने आतिशी मरलेना को नोटिस भेजकर जवाब मांग लिया। चुनाव आयोग ने आतिशी को ये बताने को कहा है कि उन्होंने इस तरह का दावा किस आधार पर किया। चुनाव आयोग के नोटिस में कहा गया कि आप राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की मंत्री हैं, एक राष्ट्रीय पार्टी की नेता हैं, सार्वजनिक मंच से नेताओं द्वारा कही गई बातों पर मतदाता विश्वास करते हैं और इस तरह से उनके द्वारा दिए गए बयान प्रचार विमर्श को प्रभावित करते हैं। निर्वाचन आयोग ने कहा कि वह अपेक्षा करता है कि आतिशी द्वारा दिए गए बयानों का एक तथ्यात्मक आधार होना चाहिए और चूंकि दिए गए बयानों की सत्यता पर विवाद हुआ है, इसलिए उन्हें तथ्यात्मक आधार के साथ इसका समर्थन करने में सक्षम होना चाहिए। इसलिए आतिशी को सोमवार दोपहर तक जवाब देने को कहा गया है। इसके पहले भाजपा ने आतिशी पर मानहानि का आरोप लगाते हुए कानूनी नोटिस भेजा है, साथ ही सार्वजनिक माफी की भी मांग की है। ये घटनाक्रम आतिशी के आरोप लगाने के बाद हुआ। दिल्ली की कालकाजी से विधायक आतिशी ने आरोप लगाया था कि भाजपा ने उन्हें एक संदेश के माध्यम से अपने खेमे में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था। आतिशी ने आरोप लगाया कि उन्हें एक करीबी सहयोगी के माध्यम से भाजपा में शामिल होने का प्रस्ताव दिया गया था, साथ ही इनकार करने पर गिरफ्तार करने की धमकी दी गई थी। दिल्ली के मंत्री के आरोप लगाए जाने के एक दिन बाद इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि दिल्ली भाजपा के मुख्य प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने इस संबंध में उन्हें कानूनी नोटिस भेजा था। सचदेवा ने कहा कि आतिशी आदतन आधारहीन आरोप लगाती रहती हैं। उनके द्वारा झूठा मनगढ़ंत बयान दिया गया, कोई ठोस या सटीक जानकारी नहीं दी गई। दिल्ली भाजपा प्रमुख ने कहा कि उन्होंने अपने आरोपों के समर्थन में महत्वपूर्ण विवरण का खुलासा नहीं किया, जैसे कि उनसे किसने संपर्क किया, कब संपर्क किया, क्या संपर्क करने वाला व्यक्ति कभी परिचित था, वे कौन थे और किसके निर्देश पर बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि जब भी आतिशी उनकी पार्टी की राजनीतिक परिस्थितियों में घिर जाती हैं तो वे कानून तोड़ने या नेताओं की गिरफ्तारी की कहानियां सुनाते हैं। ऐसा हाल ही में 2 बार किया गया, लेकिन कोई सबूत नहीं दिया गया। सचदेवा ने कहा कि नोटिस में उनसे सार्वजनिक रूप से आरोप वापस लेने का आग्रह किया गया। अगर वो
तुरंत माफी मांगने में विफल रही तो भाजपा और उनके कार्यकर्ताओं के अपमान के लिए उनके खिलाफ मानहानि का मामला तुरंत दायर किया जाएगा। और इस घटनाक्रम की प्रतिक्रिया देते हुए आतिशी ने कहा कि भाजपा को अपने नेताओं पर ऐसे तरीकों से हमला करने के बजाय चुनाव में आम आदमी पार्टी के साथ लड़ना चाहिए। भाजपा पर उनके संपर्क करने का आरोप लगाने के अलावा आतिशी ने कहा था कि उन्हें अपने घर और अपने रिश्तेदारों के आवासों पर प्रवर्तन निदेशालय के छापे पड़ने की आशंका है। उन्होंने कहा कि भाजपा लोकसभा चुनाव से पहले 4 और आप नेताओं को गिरफ्तार करने की योजना बना रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। तिहाड़ जेल में बंद अरविंद केजरीवाल ने जेल से नया खेल शुरू कर दिया। केजरीवाल वकीलों के साथ कानूनी मामलों पर तो बात कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ वकीलों के जरिए अपने मंत्रियों को तरह तरह के आदेश भी भेज रहे हैं। और इस काम में ज्यादा परेशानी न आए इसलिए केजरीवाल नियमों के विरुद्ध वकीलों से हर सप्ताह ज्यादा बार मिलना चाहते हैं। इसके लिए केजरीवाल ने राउज एवेन्यू कोर्ट में एक याचिका भी डाली है और मांग की है कि उन्हें वकीलों के साथ ज्यादा वक्त बिताने का मौका दिया जाए। इसके पीछे केजरीवाल की मंशा का अंदाजा ईडी को हो गया, इसलिए सुनवाई के दौरान ईडी की इस मांग का कड़ा विरोध किया। ईडी ने कोर्ट में साफ कहा कि ये जेल के अंदर से सरकार चलाना चाहते हैं। ईडी ने कहा कि लीगल मीटिंग का गलत इस्तेमाल दूसरी चीजों के लिए किया जा सकता है। केजरीवाल ने दावा करते हुए आवेदन किया, हर सप्ताह अपने वकील के साथ बस 2 मुलाकातों जैसे कि अदालत ने अनुमति दे रखी है काफी नहीं है, क्योंकि वह विभिन्न राज्यों में कई मामलों का सामना कर रहे हैं। ऐसे में उन्हें विचार विमर्श परामर्श के लिए अधिक समय की आवश्यकता है। आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल ने अदालत से हर सप्ताह वकील के साथ मुलाकात बढ़ाकर 5 कर देने का अनुरोध किया। कोर्ट ने इस मामले में केजरीवाल और ईडी की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। राउज एवेन्यू कोर्ट इस मामले में 9 अप्रैल को फैसला देगी। केजरीवाल के वकील ने कोर्ट में दलील दी कि हम किसी तरह की मांग नहीं कर रहे हैं, जो मुकदमे अदालतों में चल रहे हैं हम उसमें वकील से अतिरिक्त मुलाकात की मांग कर रहे हैं। केजरीवाल के वकील ने कहा कि अगर जांच एजेंसी को मुलाकात पर आपत्ति है तो फिर इनको 2 लीगल मुलाकात का भी विरोध करना चाहिए। केजरीवाल के वकील ने कहा कि जांच एजेंसी सिर्फ संभावनाओं के आधार पर 5 लीगल मुलाकातों का विरोध कर रही है। केजरीवाल के वकील ने कहा कि केजरीवाल के साथ उस व्यक्ति के समान व्यवहार नहीं किया जा सकता जिसके खिलाफ एक मामला है। केजरीवाल पर 6 अलग अलग राज्यों में 30 से अधिक मामले दर्ज हैं। ईडी ने कोर्ट से कहा कि जेल के नियम के अनुसार भी 5 लीगल मुलाकात की इजाजत नहीं दी जा सकती। ईडी ने कहा कि आमतौर पर सिर्फ 1 लीगल मुलाकात की इजाजत दी जा सकती है और सिर्फ खास मौकों पर ही 2 लीगल मुलाकातें की जा सकती हैं। जांच एजेंसी ने कहा कि लीगल मुलाकात मांगे जाने का एकमात्र कारण यह है कि जेल से सरकार चलाना मुश्किल हो रहा है। ईडी ने कहा कि सीएम के तौर पर उन्होंने अपने वकीलों के जरिए अन्य मंत्रियों तक संदेश पहुंचाया है। ईडी ने कहा कि सीएम को अपने वकील से मिलने का पूर्ण अधिकार नहीं हो सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। इंडी गठबंधन के पंगे खत्म नहीं हुए, टिकटों का पूरा फैसला हुआ नहीं, लेकिन कांग्रेस ने न्याय पत्र के नाम से अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। इसमें 5 न्याय देने का वादा किया है और उसके तहत 25 गारंटियों का ऐलान किया है। बड़ी बात यह कि जब मल्लिकार्जुन खड़गे घोषणा पत्र जारी कर रहे थे और इसकी खूबियां गिना रहे थे, उस वक्त किसी ने ताली नहीं बजाई। आखिरकार खड़गे को कहना पड़ा कि कोई ताली तो बजा दो यार। इसके बाद सोनिया गांधी से लेकर पी चिदंबरम तक सब के सब ताली बजाने लगे, लेकिन कांग्रेस घोषणा पत्र जारी करते ही विवादों में फंस गई। वजह ये कि घोषणा पत्र में तस्वीरें विदेशी हैं, मतलब कि देश की जगह विदेशों की तस्वीरें छापी गई हैं। इसको लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर तगड़ा हमला किया। भाजपा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में विदेश की तस्वीरें छापी गई। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि मैनिफेस्टो में वाटर मैनेजमेंट के नाम पर जो तस्वीर छापी गई है वो अमेरिका के न्यूयॉर्क में बहने वाली बफेलो नदी है। इस दौरान सुधांशु त्रिवेदी ने सवाल भी पूछा कि ये तो एक यक्ष प्रश्न बन जाएगा कि ऐसा किसने किया। उन्होंने कहा कि इससे पहले तो ये एक सवाल था कि कांग्रेस की सोशल मीडिया हेड के अकाउंट से किसने ट्वीट कर दिया। अब कांग्रेस ये कैसे पता लगाएगी कि उसके घोषणा पत्र में किसने विदेश की तस्वीरें छपवा दी और किसने भेज दी। इसके आगे त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में राहुल गांधी की पसंदीदा जगह थाईलैंड की तस्वीर भी पर्यावरण सेक्शन में छपी है। आखिर ये पूरा मैनिफेस्टो किसने तैयार किया। भाजपा प्रवक्ता ने कांग्रेस के वादों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा ये लोग महंगाई कम करने का वादा कर रहे हैं जो भाजपा के राज में सबसे कम है। कांग्रेस के दौर में तो महंगाई की दर 26% तक हो गई थी। उन्होंने कहा कि अब कांग्रेस अपने घोषणा पत्र का नाम न्याय पत्र रख रही है। इसका मतलब है उसने मान लिया कि अब तक अन्याय हो रहा था, जबकि उसकी ही सरकारें आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा समय तक रहीं।
त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस की सोच आप देख सकते हैं, वो पर्सनल लॉ की वरीयता देने की कोशिश में है और उन्होंने कहा कि इनसे उम्मीद भी क्या की जा सकती है। जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इन्होंने पलटकर शरिया की तरजीह दे दी थी तो फिर ये क्या चीज है। दरअसल त्रिवेदी इसके जरिए शाहबानो केस का जिक्र कर रहे थे, जब राजीव गांधी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही संसद के कानून से बनाकर पलट दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। अरविंद केजरीवाल ने आतिशी मार्लेना और सौरभ भारद्वाज के पेज कुछ इस तरह से कस दी कि वे सीएम बनने का सपना देखना बंद कर सुनीता केजरीवाल को अपना नेता मानने को तैयार हो गए। हालांकि इस बात का अंदाजा सभी को था। अरविंद केजरीवाल सीएम की कुर्सी अपनी पत्नी सुनीता को ही देंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी अब तक इस मुद्दे पर खामोश रही और लगातार ये कहती रही कि केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाएंगे। लेकिन अब सौरभ भारद्वाज ने साफ तौर पर संकेत दे दिए कि सुनीता केजरीवाल ही आम आदमी पार्टी की बॉस बनेंगी। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी उन व्यक्तिवादी पार्टियों में लिस्ट में शामिल हो जाएगी जिसका संचालन सिर्फ एक परिवार करता है और बाकी सब उसकी जी हुजूरी में लगे रहते हैं। अब ये महज वक्त की बात है और वक्त आते ही सुनीता केजरीवाल सरकार को पार्टी की कमान थाम लेगी। कहने को तो आम आदमी पार्टी क्रांति से निकली है, लेकिन शुरू से ही इसका चरित्र व्यक्ति केंद्रित रहा है। पूरी पार्टी में सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल की ही चलती है और बाकी सब उनके हुक्म के ताबेदार हैं। भारद्वाज का मानना है कि सुनीता केजरीवाल पार्टी को एकजुट रखने के लिए अभी सबसे बेहतर हैं। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल मौजूदा परिस्थितियों में पार्टी को एकजुट रखने के लिए सबसे बेहतर व्यक्ति हैं और उनकी मौजूदगी का कार्यकर्ताओं पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। उन्होंने बात ऐसे समय पर कही जब भाजपा आरोप लगा रही है कि केजरीवाल की अनुपस्थिति में सुनीता दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी की कमान संभाल रही हैं। दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री भारद्वाज ने कहा कि सुनीता केजरीवाल ने हमेशा कहा कि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री की मैसेंजर हैं। ईडी ने दिल्ली आबकारी नीति जुड़े मामले में धन शोधन मामले में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। केजरीवाल 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में हैं, फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद हैं। भारद्वाज ने कहा किसी पार्टी की राजनीति सिर्फ उसके घोषणा पत्र के इर्द गिर्द नहीं घूमती, बल्कि समर्थन, आधार और कार्यकर्ताओं और शीर्ष नेतृत्व के बीच भावनात्मक संबंध भी किसी संगठन को एकजुट रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि सुनीता केजरीवाल की मौजूदगी का सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। भारद्वाज ने कहा कि वो अरविंद केजरीवाल जी का संदेश पहुंचा रही हैं। इसका हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है। हम इसका प्रचार प्रसार करना चाहते हैं। मौजूदा परिस्थितियों में पार्टी को एकजुट रखने के लिए वह सबसे उपयुक्त व्यक्ति हैं। अरविंद केजरीवाल की पत्नी ने अब तक 3 डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने ईडी हिरासत और तिहाड़ जेल से दिए गए मुख्यमंत्री के संदेश को पढ़ा था। इसके अलावा दिल्ली के रामलीला मैदान में भी उन्होंने मंच से भाषण दिया था और मुख्यमंत्री का संदेश पढ़ा। वह कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ मंच पर अग्रिम पंक्ति में थीं। हाल ही में उन्होंने आम आदमी पार्टी के विधायकों के साथ अपने आवास पर बैठक भी की थी। बताया जा रहा है कि गुजरात पार्टी के उम्मीदवार चेतर वसावा ने सुनीता से भरूच आकर प्रचार करने की भी अपील की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। आखिरकार केजरीवाल के स्वास्थ्य मॉडल की पोल खुल गई। दिल्ली के अस्पतालों में बदइंतजामी अपने चरम पर है। हालात यहां तक पहुंच गए हैं कि अस्पतालों में कॉटन तक उपलब्ध नहीं है। यही वजह है कि जब एलजी वीके सक्सेना चर्चा के लिए स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज को निमंत्रित कर रहे हैं तो सौरभ बहाने बनाकर मामले को टाल रहे हैं। एलजी ने दिल्ली सरकार पर राज्य की लचर स्वास्थ्य व्यवस्था और सुविधाओं में कमी की बात कही है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज को पत्र लिखकर आमंत्रित किया गया, लेकिन वो बहाने बनाकर मामले को टाल रहे हैं। उपराज्यपाल ने स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज को लिखे पत्र में कहा कि 1 हफ्ते में 2 बार मैंने आपसे बात कर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन आप बहाने बनाकर नहीं आए। उन्होंने कहा कि लोगों को अपनी चुनी हुई सरकार से उम्मीद रहती है कि किसी विभाग के मंत्री अपने काम की जिम्मेदारी लेंगे। मैं एक बार आपसे अपने नेतृत्व का प्रदर्शन करने के और गंभीर कार्रवाई के लिए एक रोडमैप तैयार करने का आग्रह करूंगा। उपराज्यपाल ने दिल्ली में लचर स्वास्थ्य व्यवस्था का मुद्दा उठाते हुए कहा कि इस विषय पर एक श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। उन्होंने कहा कि आप स्वास्थ्य सेवा संबंधी मार्गदर्शन के लिए अपनी टीम के विशेषज्ञों को शामिल करें और उनकी मदद लें। वहीं सौरभ भारद्वाज ने उपराज्यपाल को पत्र लिखा और आरोप लगाया कि स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ा फंड अधिकारियों द्वारा रोका जा रहा है। दिल्ली एलजी सक्सेना ने आम आदमी पार्टी सरकार की बहुचर्चित दिल्ली मॉडल पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा है कि बहुचर्चित दिल्ली मॉडल वेंटिलेटर पर आ गया है। उन्होंने कहा कि ये वास्तव में चौंकाने वाला है। बहुप्रचारित स्वास्थ्य वाला दिल्ली मॉडल बुरी स्थिति में है। लगता है कि दिल्ली मॉडल स्वयं वेंटिलेटर पर है। दिल्ली सरकार के अस्पतालों में कॉटन तक उपलब्ध नहीं है और इसके पहले दिल्ली के अस्पतालों में दी जाने वाली कई जरूरी दवाइयां नकली पाई गई थीं। मोहल्ला क्लिनिक्स में
फर्जी पैथोलॉजी जांच का मामला हाल ही में उजागर हुआ था। बावजूद सबके आम आदमी पार्टी सरकार अपने स्वास्थ्य मॉडल को सबसे बेस्ट बताती रही, लेकिन जैसे ही एलजी ने स्वास्थ्य सेवाओं पर श्वेत पत्र जारी करने की बात कही, आम आदमी पार्टी की सरकार में खलबली मच गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। अरविंद केजरीवाल की सरकार ने दिल्ली में चाहे कुछ किया हो या न किया हो, लेकिन मुकदमेबाजी में वो सबसे आगे हैं। हर बात पर मुकदमा। लगता तो ऐसा है कि केजरीवाल सरकार हर मौका खोज लेती है जिसको आधार बनाकर हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा डाल दिया जाए। ऐसा करने से उनके प्रिय वकीलों की मोटी कमाई तो होती ही है, साथ ही सरकारी अफसरों पर काम का फालतू बोझ भी पड़ता है। अदालतों पर मुकदमे का बढ़ता बोझ सो अलग, सरकारी खजाने का इस मुकदमे पर उड़ाया जाना वो अलग, और लगातार भ्रम फैलाया जाता है सो अलग। केजरीवाल की सरकार तो काम करना चाहती है, लेकिन कोई उन्हें ऐसा नहीं करने देना चाहता। माना जा रहा है कि एलजी अब इस किस्म की मुकदमेबाजी पर अंकुश लगाने की तैयारी कर रहे हैं जो बेवजह के भ्रम फैलाने वाले हैं। अगर एलजी ये सारे मुकदमे वापस ले लेते हैं तो इससे आम आदमी पार्टी की सरकार को तगड़ा झटका लग सकता है। अरविंद केजरीवाल इस वक्त तिहाड़ जेल में बंद हैं। दिल्ली शराब घोटाला मामले में ईडी की कस्टडी पूरी होने के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में रखा गया है। सीएम दावा कर रहे हैं कि वो जेल से ही सरकार चलाएंगे। सीएम की गैर मौजूदगी में पीछे से दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली सरकार पर करारा प्रहार किया। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र लिखा जिसमें दिल्ली सरकार पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। केंद्रीय गृह सचिव को लिखे पत्र में उपराज्यपाल कार्यालय ने बताया कि दिल्ली सरकार कई मामलों में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को भ्रामक जानकारी दे रही है। पत्र में फरिश्ते स्कीम और शराब नीति की भी जानकारी है और उपराज्यपाल ने लिखा कि जीएनसीटीडी द्वारा उठाए गए भ्रामक कदम घृणित मुकदमेबाजी से सरकारी खजाने के करोड़ों रुपए खर्च करने और अधिकारियों का कीमती समय बर्बाद करने के अलावा पहले से ही अत्यधिक बोझ के तले दबे माननीय न्यायालयों पर भी फालतू मुकदमों का बोझ बढ़ा रहा है। और उपराज्यपाल ने पत्र में आगे लिखा कि इस तरह के प्रयास न्यायालयों को गुमराह करने के अलावा एक भ्रामक और विकृत कहानी बनाते हैं जो जनता के मन में उपराज्यपाल की छवि को खराब करता है। इस पत्र का उद्देश्य गृह मंत्रालय को जीएसीटीडी द्वारा बेवजह और भ्रामक मुकदमेबाजी से संबंधित अवगत कराना है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने बीते दिनों पूछे गए सवाल के जवाब में कहा था कि सीएम अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार नहीं चलाएंगे। वहीं आम आदमी पार्टी पहले ही ये साफ कर चुकी है कि चीफ मिनिस्टर इस्तीफा नहीं देंगे, वो जेल से ही दिल्ली सरकार का नेतृत्व करेंगे। एलजी ने गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर कई गंभीर आरोप दिल्ली सरकार पर लगाए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। लोकसभा चुनाव के पहले कांग्रेस को हर दिन लगातार झटके लग रहे हैं। गौरव वल्लभ, संजय निरुपम जैसे नेताओं के इस्तीफे से दिल्ली कांग्रेस अभी संभल भी न पाई थी कि उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने कांग्रेस की धड़कनें बढ़ा दी। पार्टी छोड़ते वक्त गौरव वल्लभ ने कहा था कि हर दिन सनातन विरोधी नारे नहीं लगा सकते और न ही देश की वेल्थ क्रिएटर्स को गाली दे सकते हैं। संजय निरुपम ने तो कांग्रेस की बखिया ही उधेड़ कर रख दी। हरीश रावत ने भी उन नेताओं के कदम से कदम मिलाते हुए कह डाला, कांग्रेस अब बेहद सुस्त हो गई है। हरीश रावत अपने बेटे के भविष्य को सियासत के मैदान में सुरक्षित करना चाहते हैं और कांग्रेस में होते हुए वे ऐसा कर नहीं पा रहे। बीजेपी के हाथों लगातार चुनावी शिकस्त झेल चुके हरीश रावत की लगता है कि अपने बेटे के लिए कोई सुरक्षित ठिकाना ढूंढ रहे हैं। यही वजह है कि उन्होंने कहा कि कांग्रेस बहुत आलसी हो गई है, मगर उसके साथ अलायंस करने वाले लोग उसको जगाने का काम कर रहे हैं। वे उनसे कह रहे हैं कि उठो, जागो, लड़ो और जीतो। हरीश रावत ने दावा करते हुए कहा कि हम हरिद्वार की सीट पर जीत रहे हैं और उत्तराखंड की बाकी 4 सीटों पर भी हम जीत रहे हैं। टिहरी में काफी टक्कर है, अल्मोड़ा में भी पार्टी का काफी दबदबा है। कांग्रेस से पाला बदलने वालों को लेकर हरीश रावत ने कहा कि चुनाव के समय इस तरह की घटनाएं देखने को मिल जाती हैं। कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए काम करते हैं, उसका कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और भारतीय जनता पार्टी ये इंप्रेशन देने की कोशिश में लगी है। विपक्षी दल पूरी तरह से कमजोर हो गए हैं। राहुल गांधी के खिलाफ कम्युनिस्ट पार्टी के प्रत्याशी के चुनाव लड़ने पर कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कहा कि सालों से अलग अलग दिशाओं में चल रहे हैं। इस समय हम सभी एक बड़े मकसद को पूरा करने की वजह से एक साथ आए हैं और इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वायनाड को लेकर हमारे मन में किसी भी तरह की कोई टीस नहीं है। उन्होंने हमारे नेता के खिलाफ प्रत्याशी क्यों खड़ा किया? संजय निरुपम को अनुशासनहीनता और पार्टी विरोधी बयानों का हवाला देते हुए 6 साल की अवधि के लिए निष्कासित कर दिया गया। प्रोफेसर गौरव वल्लभ कांग्रेस पार्टी के सभी पदों और सदस्यता से इस्तीफा देने के कुछ घंटों बाद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। अपने बाहर निकलने के कारणों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि हर दिन सनातन विरोधी नारे नहीं सुने जा सकते। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।